गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है बहुलक पॉलीमर्स। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा योगात्मक बहुलकों का निर्माण, कुछ महत्वपूर्ण जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं उनका निर्माण हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संघनन बहुलकों का, कुछ महत्वपूर्ण जो संघनन बहुलक होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, उनका निर्माण। जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं ना, संघनन बहुलक जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पॉलीएमाइड्स, दूसरे होते हैं पॉलीएस्टर, और तीसरे टाइप के होते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक और मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। तो आज की इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, संघनन बहुलक कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और देखो, संघनन बहुलकन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। संघनन बहुलकन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वह प्रक्रम होता है जिसमें दो क्रियात्मक समूह वाले एकलक अणु बड़ी संख्या में आपस में संयोग करके, बड़ी संख्या में मतलब हजारों की संख्या में अणु आपस में संयोग करके उच्च आणविक द्रव्यमान का एक वृहद अणु बनाते हैं, और उस वृहद अणु को कहते हैं संघनन बहुलक, और इस प्रक्रम को कहते हैं संघनन बहुलकन। और संघनन बहुलकन प्रक्रम में बहुलक के साथ में अन्य छोटे अणु भी, जल के अणु भी बनते हैं। तो पहले हम ये टॉपिक लेते हैं, ये पॉलीएमाइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं पॉलीएमाइड्स? वे बहुलक जिनकी श्रृंखला में एमाइड समूह ये होता है CONH समूह उपस्थित होता है, पॉलीएमाइड कहलाते हैं। पॉलीएमाइड क्या होते हैं ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जिनकी बहुलक श्रृंखला में CONH समूह होता है ना, वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स, उन्हीं को कहते हैं पॉलीएमाइड्स। नाइलॉन 66 वे नाइलॉन 6 प्रमुख पॉलीएमाइड्स हैं। अब पहले लेते हैं नाइलॉन 66। अब देखते हैं नाइलॉन 66 बहुलक का निर्माण किस तरीके से होता है। देखो, एक तो इनके उपयोग, ये जो पॉलीएमाइड्स नाइलॉन 6 कैसे बनाते हैं और पॉलीएस्टर बनाएंगे, ये किन अणुओं से, किन किन यौगिकों से मिलकर के बनते हैं, और इनके उपयोग आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं ये नाइलॉन 66। नाइलॉन जो 66 होता है ना, ये एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर के बनता है। देखो, एडिपिक अम्ल का सूत्र ये होता है HOOC और CH2 का होल 4 COOH, ये होता है एडिपिक अम्ल। इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, COOH, CH2 का होल 4 COOH, एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल को जब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का सूत्र होता है NH2 CH2 का होल 6 NH2, ये है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। जब इनको उच्च ताप और दाब पर
टेम्परेचर लेते हैं 553 केल्विन, 553 केल्विन, और उच्च दाब पर जब एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन को उच्च ताप और दाब पर जब गर्म करते हैं तो ये बनता है नाइलॉन 66। देखो नाइलॉन 66 कैसे बनेगा, इसका जो OH है, NH2 का जो एक H है, वो इसके साथ में क्रिया करके पानी निकल जाएगा, इसमें से पानी निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CONH। OH यहां से हटेगा, एक H यहां से हटेगा पानी के रूप में, और ये दोनों CONH आपस में जुड़ जाएंगे। और इसी प्रकार से इधर से OH दूसरे अणु के NH2 समूह के H के साथ में ये पानी बनाएगा, तो यहां से भी ये OH हट जाएगा, है ना। तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। देखो यहां से OH हटाओ, ये CO है ना, ये CO समूह हो गया, है ना। O को चाहे इधर ही लिख लो, ये O कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये O, और ये CH2 का होल 4, और ये OH यहां से एक H के साथ में H2 हट गया के रूप में हट गया, और ये हो जाएगा NH, और ये हो जाएगा CH2 का होल 6। इसी प्रकार से यहां से एक H अम्ल के OH के साथ में मिलकर के ये पानी बनाएगा, और ये बचेगा NH, है ना, NH, और इसका होल N, इसके N अणु लेंगे, इसके भी N का जो मान होता है ना, ये N अणु है, N का मान जो होता है ना वो कई सौ से लेकर के हजारों की संख्या में हो सकता है, और प्लस NH2O, तो ये बनता है नाइलॉन 66। ये क्या बन गया, नाइलॉन 66 बनता है। और ये एक संघनन बहुलक है, कंडेंसेशन ये पॉलीमर है। देखो संघनन बहुलकन किसे कहते हैं, संघनन बहुलकन, देखो ये यौगिक है, इसमें एक क्रियात्मक समूह ये है, एक क्रियात्मक समूह ये है, इसमें भी दो क्रियात्मक समूह है NH2। तो वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में दो क्रियात्मक समूह वाले सरल अणु आपस में जुड़ करके उच्च आणविक द्रव्यमान का एक वृहद अणु बनाते हैं, इस प्रक्रम को ही कहते हैं संघनन बहुलकन। और जो उच्च आणविक द्रव्यमान का वृहद अणु बनता है इसी को कहते हैं बहुलक, संघनन बहुलक। और संघनन बहुलक के साथ में छोटे अणु, जैसे यहां पर जल का अणु भी बन रहा है, जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है ना उसके साथ में छोटे अणु भी बनते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में जल का अणु बन रहा है, अन्य अभिक्रियाओं में जल के साथ में CO2, NH3, एल्कोहल के अणु भी बनते हैं। तो इस प्रकार से ये नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। वेरी इंपोर्टेंट है, देखो, और ये एक एमाइड है क्योंकि इसमें ये बहुलक श्रृंखला में इस तरीके की हजारों इकाइयां, ये रिपीटिंग यूनिट है इस बहुलक की, नाइलॉन 66 की, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये रिपीटिंग यूनिट है, इन इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है, हजारों की संख्या में इकाइयां ये जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से ये बनता है नाइलॉन 66। तो इसके एकलक क्या है इस बहुलक के, एडिपिकम और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, है ना। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो नाइलॉन 66 तो हमने आपको बता दिया, ये तो निर्माण विधि होगी। अब इसके एक दो उपयोग भी आपको पता होना चाहिए। देखो जो नाइलॉन 66 होता है ना, इसका उपयोग कपड़े बनाने में, जुराबे बनाने में, ब्रश के बाल बनाने में, और जो सीट्स होती है ना ढकने वाली, कवर करने वाली जो सीट्स होती हैं उनको बनाने में नाइलॉन 66 का उपयोग किया जाता है।
तो ये तो बात हुई नाइलॉन 66 की। अब अगले वाला ये बहुलक देखते हैं, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 ये भी एक क्या है, ये एक पॉलीएमाइड है। अब देखते हैं इस बहुलक का निर्माण किस प्रकार से होता है। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 किस प्रकार से बनाते हैं। नाइलॉन 6 या इसको पर्लॉन भी कहते हैं, कैसे बनाते हैं। यह कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। कैप्रोलैक्टम एक पदार्थ होता है जिसका सूत्र ये होता है, ये सूत्र इसको अच्छी से इसको याद करो, CH2 यहाँ पर भी ये CH2 और यहाँ ये है कार्बन डबल बॉन्ड O, ये है यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH2 और ये यहाँ पर है NH। देखो यहाँ पर NH में यहाँ से इसको हटा रहा हूं, ये यहाँ पर है ये NH। इस यौगिक का नाम है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम को जल के साथ में, जल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। पहले क्या बनता है, एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। किस प्रकार से बनता है, देखो ये H2 है ना, H2O को इस तरीके से समझो, HOH, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये एक संयोजकता इस कार्बन की खाली होगी, इस नाइट्रोजन की खाली होगी, नाइट्रोजन से H जुड़ेगा और CO से OH जुड़ेगा, यानी कि ये COOH समूह हो जाएगा। तो यौगिक ये बन जाएगा NH2। अब देखो ये 5 इकाइयां समान है, CH2 समूह है 5, इनको एक जगह रख देंगे, CH2 का होल 5 है ना, यहां तक हमने रख दिया, 3 और 2 5, और ये हो जाएगा COOH समूह, ये हो गया COOH समूह। तो पहले ये एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका नाम है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। इसका नाम है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। और कैसे प्राप्त होता है, उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर पर, और इसको जब उच्च दाब पर जब गर्म करते हैं तो पहले ये एमिनो कैप्रोइक अम्ल बनता है और फिर इसके अणु बड़ी संख्या में आपस में जुड़ करके नाइलॉन 6 बहुलक का निर्माण करते हैं। देखो नाइलॉन 6 बहुलक कैसे बनता है, देखो दूसरे एक अणु तो ये हो गया, एक दूसरा अणु जैसे मान लो हम यहाँ पर ले लें NH2 और ये CH2 का होल 5 COOH। देखो यहां से H और यहां से OH, तो H2O पानी बन गया, तो NH बचा, यहां से H एक संयुक्ता इसकी खाली होगी। ऐसे ही ये कार्बोक्सिल जो समूह है ना, कार्बोक्सिल समूह दूसरे अणु के NH2 के H के साथ में विक्रिया करके ये पानी बनाता है। तो यहां से H हटता है, यहां से OH हटता है, तो कुल मिलाकर के ये NH ये यहां पर ये NH और ये CH2 का होल 5 CO और एक संयुक्ता खाली छोड़ो, इसका होल N,
इसका होल N, ये कहलाता है कैप्रोलैक्टम। ओ सॉरी, ये कहलाता है नाइलॉन 6। और देखो ये रिपीटिंग यूनिट है, ब्रैकेट के अंदर ये जो यूनिट है ये क्या है, इसकी पुनरावृत्ति होती है। ऐसी हजारों की संख्या में इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं और इस यौगिक को कहते हैं नाइलॉन 6, क्योंकि इसमें जो कार्बन होते हैं ना, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कार्बन परमाणु की संख्या कहीं से प्राप्त हो रहा है, कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम में कार्बन परमाणु कितने हैं, 6 होते हैं। तो इस प्रकार से जब कैप्रोलैक्टम को जल के साथ में उस ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइलॉन 6 प्राप्त होता है। पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है अमीनो कैप्रोइक अम्ल, और इसके अणु आपस में जुड़ करके वृहद अणु बनाते हैं उच्च आणविक द्रव्यमान का, जिसको कहते हैं नाइलॉन 6। और जो नाइलॉन 6 होता है ना, नाइलॉन 6 का उपयोग टायरों की रस्सी बनाने में, जो टायर होते हैं ना, टायरों की जो डोरियां होती हैं टायरों में, टायरों की रस्सियां बनाने में, और ये बहुत मजबूत होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। तो ये बात हुई पोली एमाइड की, संघनन बहुलक पोली एमाइड की। अब दूसरे टाइप के बहुलक देखते हैं, संघनन बहुलक, जिसका नाम है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर क्या होते हैं? पॉलीएस्टर्स वे बहुलक जिनमें एस्टर समूह उपस्थित होता है, पॉलीएस्टर कहलाते हैं। पॉलीएस्टर्स में, पॉलीएस्टर्स जो पॉलीमर्स होते हैं ना, उनमें एस्टर समूह उपस्थित होता है, और ये डाइऑल तथा डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से प्राप्त होते हैं। जैसे पॉलीएस्टर का उदाहरण है टेरिलीन या डेक्रोन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम टेरिलीन या डेक्रोन किस प्रकार से बनता है। देखो, ये बनता है एथिलीन ग्लाइकोल और टरफेथैलिक अम्ल को जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ये टेरिलीन बहुलक प्राप्त होता है। देखो इस तरीके से, ये है HOCH2, है ना, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल OH, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल किन पदार्थों से बनता है? वो इसके जो सरल अणु होते हैं ना, एकलक, वो आपको पता होना चाहिए। और ये तो हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, ये है HOOC कार्बोक्सिल समूह, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग लगाइए, और एक COOH समूह इसमें और जोड़िए, ये है टरफेथैलिक अम्ल, यह है टरफेथैलिक अम्ल। और जब गर्म करते हैं 420 से और 460 केल्विन टेम्परेचर पर, और जिंक एसीटेट उत्प्रेरक लेते हैं, जिंक एसीटेट व एंटीमनी ट्राइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनमें संघनन अभिक्रिया होती है, और N अणु लेते हैं, N अणु इसके लेंगे, और N अणु ही ये जो टरफेथैलिक अम्ल है, N अणु ही इसके लेते हैं। और देखो, जो संघनन
बहुलक बनता है ना, उसके बनने में जो सरल अणु भाग लेते हैं ना, उसमें दो क्रियात्मक समूह होते हैं। देखो इसमें भी दो क्रियात्मक समूह है OH, इसमें भी दो क्रियात्मक समूह है। अब देखो इनके बीच में अभिक्रिया कैसे होती है। ये जो एल्कोहलिक OH समूह है, इसका H, कार्बोक्सिल समूह का जो ये OH है, ये OH और ये H, ये पानी बनाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, ये CH2O और O से जुड़ेगा बचा हुआ ये CO, ये OH और H पानी बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी H हटेगा दूसरे अणु के साथ में, टर्फ एथिलिक अम्ल के दूसरे अणु के साथ में, यहाँ से H दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के OH के साथ में ये पानी बनाएगा। ऐसे यहाँ से ये OH भी हटेगा, क्योंकि ये जो एल्कोहलिक OH है ना, उसके H के साथ में ये पानी बनाएगा। तो इस प्रकार से बहुलक बनता है। देखो यहां से हटेगा H, तो ये हो जाएगा O और ये CH2 है ना, और ये O और ये OC और ये बेंजीन रिंग, और यहां पर ये क्या CO, एक संयुक्ता इसकी खाली और एक इधर से खाली होगी, इसका होल N, और प्लस NH2O बनते हैं, NH2O। तो ये जो बहुलक बनता है इसी का नाम है टेरिलीन या डैक्रोन। और देखो संघनन बहुलकन किसे कहते हैं, जो संघनन बहुलक बनता है ना, वो संघनन बहुलकन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। किसे कहते हैं संघनन बहुलकन? वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में दो क्रियात्मक समूह वाले सरल अणु, देखो दो क्रियात्मक समूह वाले सरल अणुओं को क्या कहते हैं, एकलक, मोनोमर। दो क्रियात्मक समूह वाले सरल अणु आपस में संयोग करके उच्च अणुभार का एक वृहद अणु, मैक्रोमोलिक्यूल, जिसका उच्च आणविक द्रव्यमान होता है, उच्च आणविक द्रव्यमान का एक वृहद अणु बनाते हैं। इसी प्रक्रम को कहते हैं संघनन बहुलकन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, संघनन बहुलकन में, बहुलक के साथ में छोटे अणु भी निकलते हैं, जैसे यहाँ पर जल का अणु बन रहा है। और ये जो संघनन बहुलक बनता है, कंडेंसेशन जो पॉलीमर बनता है ना, इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो सरल अणुओं के आणविक द्रव्यमान का पूर्ण गुणित नहीं होता। योगात्मक बहुलक का तो आणविक द्रव्यमान सरल अणुओं के आणविक द्रव्यमान का पूर्ण गुणित होता है, लेकिन यहाँ पर जो संघनन बहुलक होता है ना, कंडेंसेशन जो पॉलीमर होता है, उसका आणविक द्रव्यमान सरल अणुओं के आणविक द्रव्यमान का पूर्ण गुणित नहीं होता, क्योंकि उनमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, छोटे अणु बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टेरिलीन है ना, ये क्या है, टेरिलीन बहुलक बनता है। और इसके किन किन अणुओं से भाग ये बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो टेरिलीन होता है, टेरिलीन एक मजबूत व क्रीज प्रतिरोधी होता है, और यह नमी को अवशोषित नहीं करता। अब इसके देखो, ये तो बात होगी इसके बनाने की। अब देखते हैं इसके उपयोग। जो टेरिलीन होता है, ये मैंने आपको क्या बताया, टेरिलीन, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये टेरिलीन जो होता है ना, टेरिलीन नमी को अवशोषित नहीं करता, और यह मजबूत व क्रीज प्रतिरोधी होता है, क्रीज रेजिस्टेंट होता है। ये मजबूत व क्रीज प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग प्रतिदिन काम आने वाले कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टायरों की रस्सी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और
ये सूती व ऊनी कपड़ों के साथ में मिला करके ये नए प्रकार के रेशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो हेलमेट होते हैं ना, हेलमेट के निर्माण में इसका उपयोग कांच प्रबलन पदार्थों की तरह किया जाता है। कांच प्रबलन पदार्थों की तरह। कांच प्रबलन पदार्थ अंग्रेजी में कहेंगे ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल। इन सेफ्टी हेलमेट्स। वो बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। जो हेलमेट्स होते हैं ना, हेलमेट्स में को ये मजबूती प्रदान करता है। हेलमेट के निर्माण में ये कांच प्रबलन पदार्थों की तरह ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल की भांति इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको दो टाइप के कंडेंसेशन पॉलीमर्स आपको बताए। एक मैंने आपको बताया ये पॉलीएस्टर, इससे पहले मैंने आपको बताया पॉलीएमाइड्स, और जो तीसरे टाइप के संघनन बहुलक होते हैं वो होते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। और एक होता है इसी में मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ये जो तीसरे वाले हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। तो आज मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टॉपिक बताए, पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू, नमस्कार।